बांग्लादेश में हिंदुओं को लेकर के बहुत समस्या है। वहां पर लगातार हिंदू बहन बेटियों का जो बलात्कार है वो हो रहा है, हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, उनको पूजा पाठ नहीं करने दिया जा रहा है और उनको मारना पीटना जो भी चीजें वो लोग कर सकते हैं वो करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि भाजपा की इस वक्त की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्लाइट हिंदुओं को लेकर के तो काम कर रही है, वो हमेशा हिंदुत्व के विचारों के साथ काम करने वाली पार्टी है। बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं को लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट अभी तक कोई कदम क्यों नहीं? That Hindus in Bangladesh have faced escalating violence, including arson, mob attacks, sexual assault, temple demolitions, and forced displacement. There has been over 2,000 incidents in 2024 alone. प्रॉफिट साहब का किसी भी तरीके से अपमान किया है तो वो उसको भीड़ में भी मार देते हैं, अकेले भी मार देते हैं। पाकिस्तान में भी ऐसा मारा जाता है और ये जो हिंदू लड़का है इसको उसी कानून के तहत मारा गया है और भीड़ ने मारा है। तो अभी SIR तो कांग्रेस के समय में कितनी बार हुआ, नेहरू जी के टाइम हुआ, लाल बहादुर शास्त्री के टाइम हुआ, इंदिरा जी के टाइम हुआ, राजीव गांधी के टाइम हुआ। अब जब बीजेपी इसको अपने टाइम पे करा रही है तो इनको पता नहीं क्या पेट में दर्द हो जाता है। SIR कुल जाके मोदी को बोलो, मोदी को बोला और मोदी ने जवाब दिया, फिर उन्होंने धर्म देख के मारा, हमने कर्म देख के मारा। इस आयरन लेडी वाली पार्टी के LOP ने, लीडर ऑफ अपोजिशन ने कहा हिंदू हिंसक होते हैं, ऐसे उंगली कर करके हिंदू हिंसक होते हैं, संसद में कहा। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। और हमें एक बार फिर इन हिंदुत्ववादियों को बाहर निकालना है। आज से कुछ समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बयान दिया था। उसमें उन्होंने कहा था कि मेरा लक्ष्य है भारत में 1 लाख युवाओं को राजनीति में लाना और अच्छे से अच्छे और बेहतर से बेहतर पदों पर उन्हें सक्रिय करना, क्योंकि भारत की राजनीति को अब युवाओं की आवश्यकता है। तो आज का ये पॉडकास्ट आपको युवाओं के पर्सपेक्टिव से पॉलिटिक्स को समझाएगा, भारत में क्या कुछ हो रहा है वो सब कुछ समझाएगा। हमारे साथ सुमित दहिया जी हैं जो भारतीय जनता पार्टी से हरियाणा से नेता है, युवा नेता है और ये राजनीति को बहुत लंबे समय से समझते हुए आए हैं और इन्होंने खास तौर पर बांग्लादेश वाले मुद्दे पर बातचीत करने की हमसे बातचीत कही थी, तो हमने कहा कि क्यों ना बातचीत हो। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बुलाया मुझे, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो कैसा चल रहा है अभी सब पॉलिटिक्स में? अभी आपके लिए कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है, सब सच में बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा। ये कहते हैं ना कि हम अपने हमारा व्यक्तिगत तो कुछ होता नहीं, हम तो कहते हैं कि पहले हमारा देश है, पार्टी से पहले देश है, और हमारा व्यक्तिगत कुछ नहीं होता, फिर पार्टी, और फिर अंतिम तीसरे या चौथे नंबर पे अगर व्यक्ति है तो है, नहीं तो वो भी नहीं है। हमारे लिए देश ही सब कुछ है और देश बहुत अच्छा चल रहा है, विकसित हो रहा है और तेज़ी से विकसित हो रहा है। अब ओमान और अभी यात्रा जो आखिरी ओमान की संपन्न करके प्रधानमंत्री आए हैं, तो भारत में पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं, 28 देशों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जी, भारत के प्रथम ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनको 28 देशों ने अपना सर्वोच्च, तो बहुत बहुत अच्छा चल रहा है सब। अच्छा, मतलब पार्टी के पर्सपेक्टिव से भी आप? बिल्कुल बिल्कुल, देश के पर्सपेक्टिव से, पार्टी के पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा चल रहा है। सुमित जी, सवालों पे शुरू होने से पहले मैं ये जानना चाहूंगा, राजनीति में आने का कब और कैसे सोचा? देखिए, मतलब ये मेरे को खुद भी ध्यान नहीं है, मैं ये आपको बिल्कुल ईमानदारी से सच बता रहा हूँ। अच्छा। मैं शुरू से, मतलब बचपन से, मतलब आज भी अगर आप मेरे घर में जाएंगे तो लोग कहते हैं कि भाई घर में लाइब्रेरी होती है, मेरा लाइब्रेरी में घर है। मेरे घर में 5000 बुक्स हैं, 5000 से अधिक किताबें मेरे घर में हैं। और मेरे घर में परेशान रहते हैं सारे घर वाले कि इधर भी किताब, किचन में भी किताब, इधर भी किताब, और लगभग 8 अखबार हिंदी और इंग्लिश के रोज आते हैं। और इसका समय निर्धारित होता है कि रात को चाहे मैं 2 बजे घर जाऊं, 3 बजे घर जाऊं, अगर मैं बाहर हूं, पार्टी ने किसी काम से बाहर भेजा हुआ है, तो मैं कितना भी बाहर रहूं, वो इकट्ठे होते रहते हैं, फिर मैं उन सब को जाके पढ़ता हूं। और मेरा ये मानना है मैं डिजिटली नहीं पढ़ता, हालांकि पॉडकास्ट एक बहुत अच्छी विधा है कम्युनिकेशन की, बहुत तेजी से पॉपुलर हो रही है। एलन मस्क हुए, हमारे खुद के प्रधानमंत्री जी का 4 घंटे का पॉडकास्ट अभी पिछले दिनों, तो बहुत अच्छी विधा है, बहुत तेजी से प्रचलित हो रही है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि आज भी पुस्तक के माध्यम से
या फिर अखबार के माध्यम से जो सूचना हमें मिल सकती है वो ज़्यादा ऑथेंटिक होगी, वो ज़्यादा अच्छी होगी और वो ज़्यादा समय तक आपके पास रहेगी। और मेरी अब मैं ये मतलब इतने साल के बाद, लगभग 20, 25, 30 साल लगातार पढ़ने के बाद मैं देखता हूँ कि मेरी स्पीड 1 मिनट में 1200 अक्षरों तक पहुँच गई है। अरे वाह। और ये लगातार जारी है। मैंने 7 किताबें भी लिखी हैं। अच्छा, आपने हाँ, किताबें 7 किताबें लिखी हैं, वो पोइट्री पे हैं। और वो सातों की सातों, अब आखिरी किताब मेरी 2000 कोरोना से पहले आई थी जी। और एक किताब मेरी अभी प्रकाशन उसमें प्रोसेस में है। तो 8 किताबें, लगभग 1500 कविताएं और देश की सभी पत्रिकाओं में वो छपी हैं और लगभग 200 आर्टिकल और बहुत सारी मीडिया बाइट, बहुत सारे पॉडकास्ट और बहुत सारा डिजिटल कंटेंट, और बस इसी चीज़ में चल रहा है। तो मैं ये तो नहीं कह सकता आपसे कि मैं कब जुड़ा था, क्योंकि मुझे याद है कि मेरे फादर मुझे कंधे पे बिठा के, 7 साल का होऊंगा मैं, तो मुझे कंधे पे बिठा के लेकर के जाते थे। कोई फंक्शन होता था तो उस समय जो हमारी क्षेत्रीय पार्टियां, जो प्रचलित क्षेत्रीय पार्टियां थी, मैं नाम तो नहीं लूँगा, तो उनमें मेरे फादर मेरे को लेके जाते थे। मैं 6 साल का रहा, 7 साल का रहा, 9 साल का रहा, तो तब से ही मेरा लगाव और जुड़ाव इस चीज़ की तरफ था। चलिए, मेरी एक जगह आपसे तो विचार बहुत बेहतर तरीके से बन गई, क्योंकि आई एम ऑल्सो बुक रीडर, मेरे को किताबें पढ़ना बहुत पसंद है, तो यहाँ तो बड़ा अच्छा लगा आपकी बात सुन के। जी जी। सबसे पहले आते हैं इसी सवाल पर कि 1 लाख युवाओं को प्रधानमंत्री साहब ने राजनीति में लाने की बात कही, आप उनमें से एक हो सकते हैं या फिर हैं। बांग्लादेश में बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर के इस वक्त भारत में लगातार चर्चाएं चल रही जी। सबसे अधिक वही समस्या मेरे हिसाब से अभी भारत के सामने दिख रही है। जी। बांग्लादेशी घुसपैठियों के भारत के अंदर आने को लेकर के आप किस प्रकार से देखते हैं? तारों के नीचे से आना, और अगर पश्चिम बंगाल और नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन को अगर हम देखें पूरा का पूरा, तो वहां पर एक कब्जा होना, और अब तो देश की राजधानी में भी वो पकड़े जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, बिल्कुल वहां पर आपको घुसपैठिए नजर आते हैं। किस तरीके से देखते हैं इसको? देखिए, इसमें 2 चीजें आपने पूछी हैं। पहले वो युवाओं वाली बात में देखिए, हमारे अभी नए नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन जी, वो 45 ईयर के हैं, 45 साल की उनकी उम्र है। कांग्रेस के पास भी एक युवा हैं, वो चिर युवा हैं। अच्छा। उनका नाम राहुल गांधी है। वो 40 से ज्यादा स्टेटें हार चुके हैं, बार बार इलेक्शन होता है, लगातार हारते रहते हैं। तो हमारे साथ वो वाली चीज नहीं है। मैं आपको बताऊं, चाहे आप कोई भी हमारे मुख्यमंत्री लें, पुष्कर सिंह धामी जी हैं, नायब सिंह सैनी जी हैं, योगी आदित्यनाथ जी हैं, अरुण साव जी हैं, या मोहन यादव जी हैं, भजनलाल शर्मा जी हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा हैं, या फिर जो भी हमारे 14 मुख्यमंत्री हमारे, उसमें देवेंद्र फडणवीस जी भी हैं, और 7 मुख्यमंत्री एनडीए, यानी टोटल 21 मुख्यमंत्रियों में आप एक औसत उम्र देखेंगे तो आपको 55 वर्ष से नीचे मिलेगी। सारे जो औसत आयु में आपको बता रहा हूँ, कोई 50 है, कोई 52 है, कोई 54 है। और जिस समय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो अगर 1-2 राष्ट्रीय अध्यक्ष आप छोड़ दें, तो चाहे आप अमित शाह जी भी लगभग 50 वर्ष की आयु में, नितिन गडकरी जी की आयु लगभग 52-54 वर्ष रही थी, और जेपी नड्डा जी जो अभी अध्यक्ष हाल की, उनकी भी आयु 55 वर्ष से नीचे थी, और अभी 45 वर्ष। तो हमारे जितने राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे, और हमारे जितने अध्यक्ष मतलब प्रदेशों में भी रहे, और हमारे जितने भी मुख्यमंत्री हैं, मैं आपको औसत आयु बता रहा हूं कि 55 वर्ष से नीचे रहती है। तो जो युवाओं पे बात करते हैं प्रधानमंत्री जी, वो खाली बात नहीं करते, वो उनके जो कार्यशैली है भाजपा की, वो उसमें बिल्कुल सार्थक प्रतीत होती है ये चीज़, और वो बिल्कुल प्रासंगिक है। ऐसा नहीं है कि ये बात की हद तक सीमित नहीं है, ये बात है तो है, और वो अपने उनकी उसमें चीज़ आती है, वो युवाओं को आगे लाते हैं। आपने देखा मैथिली ठाकुर को बीजेपी ने टिकट दी, और ना जाने कितने ऐसे युवा आपने वहाँ देखा होगा, शांभवी चौधरी, मैथिली ठाकुर जी, और पता नहीं कितनी स्टेटों में कितने युवाओं को प्रधानमंत्री जी आगे लेकर के आए हैं। टिकटें भी दी जाती है, पार्टी इलेक्शन भी लड़ाती है, संगठन में भी जिम्मेदारियां देती है। तो ये बिल्कुल 100% सत्य है। ये इस पार्टी की कार्यशैली रही है, और इस केवल इसी पार्टी में हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी की जो प्रथम पंक्ति है, जो आप लोकसभा में बैठी हुई देखते हैं या राज्यसभा में, उन हमारे जो प्रथम पंक्ति के लीडर्स हैं, उनके परिवार में शायद कोई सरपंच भी नहीं रहा, कोई भी। अब मोदी जी देख लीजिए, अमित शाह जी देख लीजिए, या राजनाथ सिंह जी देख लीजिए, पारिवारिक पृष्ठभूमि आपको नहीं मिलेगी। ऐसे ही मतलब हमारे जिस तरीके से भी लीडर हमारे निकल करके आते हैं, हमारे खुद के हरियाणा के मुख्यमंत्री जी हैं, उनकी कोई पारिवारिक राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, लेकिन वो मुख्यमंत्री हैं। तो ये बिल्कुल सही है,
और दूसरी बात जो आपने कही बांग्लादेश जो समस्या इस समय घुसपैठियों को लेकर के, तो मैं आपको एक बात बताऊं आंकड़ों के साथ। इस समय भारत में हिंदू जो हैं वो 9 स्टेटों में अल्पसंख्यक हैं। 9 राज्यों में इस समय हिंदू अल्पसंख्यक हैं। लगभग हिंदू 150 से ज्यादा तहसीलें हैं जिनमें अल्पसंख्यक हैं। 1500 तहसीलें सॉरी, और 200 या 150 जिले हैं। 150 जिले, 9 राज्य, 200 तहसीलें, लगभग 2500 मोहल्ले ऐसे हैं जिसमें हिंदू अल्पसंख्यक हैं। और ये समस्या कहां से आती है? बांग्लादेश में भी हिंदू अल्पसंख्यक हैं, अफगानिस्तान में भी हिंदू अल्पसंख्यक हैं, पाकिस्तान में भी हिंदू अल्पसंख्यक हैं। ये जो मुर्शिदाबाद और संदेश खली और ये सारी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, ये सारी वहीं पे होती हैं जहां पे हिंदू अल्पसंख्यक हैं। अब जहां पे हिंदू अल्पसंख्यक है उसकी जड़ में ये चीज है। हिंदू अल्पसंख्यक कैसे? या तो वो आबादी कन्वर्ट हुई या बाहर से आबादी आयात हुई, 2 ही तरीके हैं ना इसमें। तो जो बॉर्डर का स्टेट है, जो लगे हुए बॉर्डर के स्टेट है, हमारे गृह मंत्री जी ने बहुत बार ये बात कही है, हजारों किलोमीटर लंबी सीमा है हमारी, और उस पर बाड़ लगाने का काम ऐसा नहीं है कि संभव, मतलब रातों रात होने वाला काम नहीं है, असंभव भी है। असंभव इस तरीके से है, बहुत बड़ा हिल एरिया है, नॉर्थ ईस्ट में तो लगभग असंभव है, बाढ़ लग नहीं सकती। ऐसे इधर ब्रह्मपुत्रा नदी पे भी बहुत मतलब हद तक संभव नहीं है, लेकिन जितना है वो उतना कर पा रहे हैं, हो पा रहा है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि ये आयातित लोग हैं, ये घुसपैठिए हैं ही हैं। भाषा एक ही है, बंगाली भाषा है, तो आप बहुत ज्यादा अंतर भी नहीं कर पाते। अब जब पार्टी ये कहती है भाई घुसपैठिए इस देश का भाग्य निर्धारित नहीं करेंगे, जब पार्टी ये कहती है कि घुसपैठिए किसी भी स्टेट में मुख्यमंत्री को नहीं बनाएंगे, अब पार्टी अगर एसआईआर कराती है, तो अभी एसआईआर तो कांग्रेस के समय में कितनी बार हुआ? नेहरू जी के टाइम हुआ, लाल बहादुर शास्त्री के टाइम हुआ, इंदिरा जी के टाइम हुआ, राजीव गांधी के टाइम हुआ। अब जब बीजेपी इसको अपने टाइम पे करा रही है तो इनको पता नहीं क्या पेट में दर्द हो जाता है। भाई एसआईआर एक ऐसी चीज है, आपको पता तो होना चाहिए कितने लोग आपके पास हैं। एसआईआर में क्या होता है? 4 बातें हैं। एक वो व्यक्ति जो लापता है, एक वो व्यक्ति जिसके वोट 2 जगह हैं, एक वो व्यक्ति जो आपका है ही नहीं, घुसपैठिया है, जबरदस्ती धक्के से नाम आपने डलवाया हुआ है, एक वो व्यक्ति है जो मतलब मल्टीपल वोट्स डाल रहा है, यानी उसके वोट एक व्यक्ति के 4, 5, 6, 7 बने हुए हैं। एसआईआर में 4 चीजें होती हैं। उन 4 चीजों में से अगर चुनाव आयोग इस चीज को देख रहा है कि भाई हम एसआईआर करा के इस घुसपैठियों की समस्या से इस देश को निजात दिलाएंगे, तो कोशिश कर रहे हैं। अगर 65 लाख वोट बिहार में कम हुए हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे हमारे उसमें मतलब बहुत सारे वो थे कि उनके वोट कम हुए हैं बिहार में भी। अब बंगाल में एसआईआर हो रहा है, लो पहले कहते थे हम होने नहीं देंगे, हम समस्या खड़ी करेंगे, ये हो रहा है वो हो रहा है। भाई एसआईआर तो होगी। अगर इस देश में जो सिटीजनशिप का रजिस्टर था सिटीजन्स के लिए, क्या एक देश अपना रजिस्टर भी अपने नागरिकों से संबंधित नहीं बना सकता? एक देश को इतनी वो नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज हो रही है, ये बिल्कुल सही समस्या है, ये सच्ची समस्या है, और उस पर काम सरकार कर रही है, और सरकार अपने तरीके से उस पर काम आगे भी करेगी। अब बंगाल में भी इस चीज को लेकर के पूरा वो विरोध कर रहे हैं, लेकिन ये एसआईआर की प्रक्रिया वहां पे पूरी तरीके से इलेक्शन से पहले संपन्न हो जाएगी। आपने जिस प्रकार की चीजें बताई कि ये एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसको लेकर के प्रधानमंत्री साहब ने लाल किले की प्राचीर पर खड़े होकर के भी बोला, बिल्कुल बिल्कुल डेमोग्राफिक बदलाव है। बिल्कुल इसमें सवाल सबसे ज्यादा, देखिए केंद्र में अगर आपकी सरकार है, भाजपा की सरकार है, तो सबसे अधिक सवाल भी आप ही के ऊपर उठे। बिल्कुल सवाल ये उठता है कि भाजपा की सरकार होते हुए भी घुसपैठिए अंदर घुस कैसे रहे, और भाजपा उस चीज में डिफेंसिव आपको जो स्टेट और जो रीजनल बॉर्डर से वहां पे नहीं दिख रही है, वो पार्टी को लेकर के डिफेंसिव है जी। जितने भी ये घुस रहे हैं घुसपैठिए या फिर रोहिंग्या, जो भी कह लीजिए आप इनको, लेकिन पार्टी इस चीज को लेकर के क्या काम कर रही है? भाजपा का जो नेतृत्व है या फिर इस वक्त जो प्रधानमंत्री है, गृह मंत्रालय, ये सब लोग इसको रोकने के लिए क्या काम कर रहे हैं? सवाल ये उठता है। देखिए इनके टाइम तो घुसते भी थे और निकलते भी नहीं थे, मैं आपको सच बता रहा हूं। आप ये जो अब जाकर के ये आंकड़े आ रहे हैं कि इस देश में लगभग 2 करोड़ के करीब या 1.5 करोड़ के करीब ऐसी आबादी हो सकती है, तो ये आबादी रातों रात थोड़ी हुई है, पिछले 11 साल में थोड़ी हुई है, ये तो इकट्ठे होते होते हुई है। अब ये चीज भाजपा कर रही है, इसमें बॉर्डर पे भी सख्ताई हो रही है, इसमें एसआईआर भी एक माध्यम है, इसमें सिटीजनशिप का जो रजिस्टर बना रहे हैं वो भी एक माध्यम है, इसमें बहुत सारे ऐसे काम हैं जो लोकल स्तर पे भी चल रहे हैं, और इसी चीज में, इसी कड़ी में
जो अब कह रहे हैं ना कि भाई जिस तरीके से बिहार के लोगों ने जंगल राज को नकार करके और वोट दिया और मतलब ऐसी सरकार चुनी, अब अगर लोकल देखिए क्षेत्रीय पार्टियों की जो पार्टियां हैं वो इस चीज को बढ़ावा देती है। मैं पहले आपको ये बात बता दूं कि इस चीज को बढ़ावा कौन दे रहा है। इस चीज को बढ़ावा देने वाली है क्षेत्रीय पार्टियां। क्षेत्रीय पार्टियों के लिए जितने लोग बाहर से आएंगे वो क्षेत्रीय पार्टियों के वोटर होंगे। जो नेशनल लेवल की पार्टी, अगर बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो आप डेट और टाइम के साथ लिख लीजिए, मैं कह के जा रहा हूं यहाँ पे कि ये जो घुसपैठियों वाली समस्या है, कम से कम बंगाल के लोग तो इस चीज से काफी हद तक निजात पा जाएंगे। वरना आप ये देखिए अभी उनके उसमें जब तक स्टेट में गवर्नमेंट नहीं बनेगी तब तक नेशनल सिक्योरिटी बॉर्डर्स नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब बंगाल में हमारी सरकार नहीं है लेकिन SIR तो चल रही है, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। उन पे बॉर्डर्स पे भी काम हो रहा है, बाढ़ लगाने का भी काम हो रहा है। आप ये देखिए, आप ये भी तो देखिए, जो कहते थे हम रेड कॉरिडोर बनाएंगे, रेड कॉरिडोर, नक्सलवादी बिल्कुल खत्म कर दिए। नक्सल रहित तो 2026 31 तारीख 31 मार्च 2026 ये देश नक्सल बिल्कुल मुक्त हो चुका है। हिडिंबा नाम का एक बहुत बड़ा नक्सली कमांडर आंध्रा में मारा, हिडमा नाम का। उसके बाद लगभग ये जो है ना, ये आप मान के लिए रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। आप ये देखिए कि कहते थे कि हम रेड कॉरिडोर बनाएंगे। आंध्रा में ये समस्या थी, बिहार में थी, झारखंड में थी, छत्तीसगढ़ में तो बहुत बड़े लेवल पे थी, बक्सर और दंतेवाड़ा में बहुत बड़े लेवल पे थी। बक्सर बिहार में और दंतेवाड़ा यहाँ छत्तीसगढ़ में इनका गढ़ बना हुआ था। तो आप ये देखिए कि जो ऐसे स्टेट है उसमें से नक्सलियों को बिल्कुल खत्म कर दिया है। पूर्वोत्तर में इस समय पूरी शांति है। कितने सारे पूर्वोत्तर के ऐसे संगठन हैं जिनके साथ शांति समझौते किए गए हैं। जो अलगाववादियों की समस्या है कश्मीर से, वो बिल्कुल हट गई है 370 के बाद जाने के बाद। तो देश, आप ऐसे नहीं बिल्कुल मैं कह रहा हूं पटड़ी पे जा रही है चीज। जो पार्टी लेकर के चल रही थी अपना 2014 से विजन लेकर के जो चल रही थी, बिल्कुल वो पटड़ी पे जा रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा के किसी भी मुद्दे से या राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित कोई भी बात है, उसमें बिल्कुल भी इस पार्टी का कोई कोताही बरतने का सवाल ही नहीं। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर इस बात के गवाह हैं कि ये पार्टी ईंट का जवाब पत्थर नहीं बल्कि पहाड़ से देती है। ये इस बात के गवाह हैं। ये आपने देखा, ये महसूस किया इस देश के लोगों ने। ये इस देश के लोगों की, इस देश के मतलब बिल्कुल ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि आप मान के चलिए जहां पर भी नेशनल सिक्योरिटी का कोई भी इशू आएगा उस समय इस पार्टी में ये चीज शुरू से है कि वो जो कहना है वो करते हैं, और करते भी उससे ज्यादा है, जितना कहते हैं उससे ज्यादा करके दिखाते हैं। तो ये बात बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए कि इसमें कोई ऐसा वो नहीं है। कदम क्या क्या उठाए जा रहे हैं, अगर आप मुझे पॉइंटर्स वाइज या फिर दर्शकों को इस चीज के बारे में समझा सके कि पार्टी या फिर केंद्र की जो इस वक्त की सरकार है वो कदम क्या उठा रही है घुसपैठियों को लेकर के, रोकने को लेकर के, और वापस उन्हें डिपोर्टेशन की प्रक्रिया को लेकर के क्या क्या ऐसे कदम है जो उठाए? देखिए, जब अभी बिहार में SIR हुई थी तो मैं आपको एक चीज बताऊं, आप भी वहां पे गए होंगे, आपने ये चीज देखी, लोग आसाम और बिहार से बहुत बड़े खुद ही मतलब निकलने लग गए थे। आपने टीवी चैनल्स पे भी देखा होगा कि बहुत बड़े स्तर पे निकल रहे थे। SIR अपने आप में एक कदम है। अगर हम बॉर्डर्स पे सख्ती कर रहे हैं, बाढ़ लगा रहे हैं, वहां पे BSF की पेट्रोलिंग को बहुत हद तक बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है, ये अपने आप में एक कदम है। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर अपने आप में एक कदम है। और जो सरकार ये कह रही है कि भाई हम SIR की प्रक्रिया को पूरा करा के, और जो यहाँ का नागरिक नहीं है यानी धक्के से घुसा हुआ है, उनके लिए कैंप्स भी बनाए गए हैं। वो बॉर्डर्स पे कैंप भी बने हुए, आसाम में भी कैंप बने हुए हैं। वहां से उनको एक जगह पर एकत्रित करके इस देश से बाहर, चाहे वो म्यांमार से हैं, बर्मा से हैं, या वो बांग्लादेशी हैं, या वो किसी भी देश से हैं, उनको वहां भेज दिया जाएगा। बांग्लादेश को लेकर के, और जब हम रोहिंग्याओं को लेकर के बात करते हैं तो दूसरी तरफ एक और तस्वीरें हमारे साथ आती है। अभी से कुछ समय पहले, ठीक 2 से 3 दिन पहले, दीपू चंद्र नाम के एक व्यक्ति को बांग्लादेश में जला दिया गया। दीप चंद्र जी, और हिंदू थे वो। कारण बस इतना था कि वो एक हिंदू थे, इस कारण उनको जला दिया जाए। बांग्लादेश में हिंदुओं को लेकर के बहुत समस्या है। वहां पर लगातार हिंदू बहन बेटियों का जो बलात्कार है वो हो रहा है। हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, उनको पूजा पाठ नहीं करने दिया जा रहा है, और उनको मारना पीटना, जो भी चीजें वो लोग कर सकते हैं वो करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि भाजपा की इस वक्त की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्लाइट हिंदुओं को लेकर के तो काम करती है, वो हमेशा हिंदुत्व के विचारों के साथ काम करने वाली पार्टी है। बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं को लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट अभी तक कोई कदम क्यों नहीं उठा रही? आप ये देखो कि इस पूरे विश्व में 58 देश हैं मुस्लिमों के, लेकिन शेख हसीना ने किस देश को चुना? एक हिंदू राष्ट्र को, जिसमें हिंदू बहुसंख्यक हैं। उन्होंने मुस्लिम देश क्यों नहीं चुना?
55 से ज्यादा देश है ना मुसलमानों के, वो अपना शरण लेने के लिए किसी मुस्लिम देश में क्यों नहीं गई शेख हसीना? तस्लीमा नसरीन एक बहुत बड़ी लेखिका है, वो कब से भारत में है, उन्होंने भारत में शरण ली। यानी जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, उन्होंने सारे मुस्लिम राष्ट्रों को छोड़ दिया। उन्होंने किसी मुस्लिम राष्ट्र में भी शरण ले सकती थी वो, लेकिन उन्होंने एक हिंदू बहुल राष्ट्र में आकर के शरण ली है। ये जो आपने लड़का बताया, ये ईशनिंदा के तहत मारा है ये। हाँ, इसमें ईशनिंदा का एक कानून है, और वो कानून ऐसा है कि मतलब किसी पे भी ये शंका हो उनको कि इस व्यक्ति ने प्रॉफिट साहब का किसी भी तरीके से अपमान किया है, तो वो उसको भीड़ में भी मार देते हैं, अकेले भी मार देते हैं। पाकिस्तान में भी ऐसा मारा जाता है। और ये जो हिंदू लड़का है, इसको उसी कानून के तहत मारा गया है, और भीड़ ने मारा है, और मारा भी इस ब्रूटली है कि उसको लटका दिया गया है, और लटके को यानी मार करके अधमरा करके लटका दिया, और लटके को आग लगा दी। इस तरीके से मारा है। तो हमारा जो कानून इसके तहत ये है कि जो हमारे इन देशों में, यानी जो हिंदू हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं, ईसाई हैं, या फिर जो मतलब सिख हैं, जो इन देशों में अल्पसंख्यक हैं, यानी अफगानिस्तान में, यानी जो पाकिस्तान में, और यानी जो बांग्लादेश में, इन कंट्रीज में जो अल्पसंख्यक हैं, उनको ये देश अपने देश में नागरिकता देगा, बुलाएगा। ये कानून हमारा इसमें है जी। और बात रही जहां तक आप ये कह रहे हैं कि भाई सर तो नहीं हो पाया ना, नहीं इम्प्लीमेंट सारी चीजें होंगी। जो आप कह रहे हैं ना कि इस चीज में सरकार क्या कर रही है, तो भाई सरकार इस चीज में अभी वहां पे जो एक हमारे जो टेम्पल को जलाया गया था, ये नहीं पिछली बार वाली घटना आपको बता रहा हूं, तो सरकार ये तो है नहीं कि भाई उसको सरकार ने अपने स्तर पे पूरा उसका विरोध किया है। सरकार ने उसका द्विपक्षीय जो संवाद है उसके माध्यम से भी विरोध किया है, और सरकार ने अपना जो पॉइंट है वो वहां पे क्लियर रखा हुआ है। वहाँ के जो अभी कार्यकारी है मेरे ख्याल प्रधानमंत्री, वो जो है उनसे भी सरकार संपर्क में है, और सरकार उनसे बात करती है। और वहाँ पे इस चीज़ को हाईलाइट भी किया गया था कि हमारे लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, और इस चीज़ को जितना जल्दी होए सुधर जाइए और रोका जाए। तो ये बात सरकार ने बहुत पहले कह दी थी, अब की बात नहीं कह रहा मैं, इससे पहले भी जब वहां पे विस्थापित किया गया था शेख हसीना को, तभी ये बात उन्होंने बड़ी जोर शोर के साथ उठाई थी हमारी गवर्नमेंट ने। आपने जो बात कही वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें सवाल ये उठता है कि सरकार ने जो बातें कही उस चीज का खामियाजा हमें देखने को मिल रहा है कि उन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। आज भी वो चीजें हमें दोबारा वहां पर देखने को मिली, ठीक 1 वर्ष बाद। इसमें सवाल ये उठता है, विपक्षी जो सबसे अधिक सवाल ये उठाते हैं कि हमारे टाइम पर तो एक लेडी आयरन प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी, जिसने देखा कि बांग्लादेश में रह रहे लोगों के साथ ज्यादती कर रहा है पाकिस्तान। उस टाइम पे वेस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, तो हमने देश के 2 टुकड़े कर दिए। क्या प्रधानमंत्री साहब में वो लौह पुरुष वाली वो स्ट्रेंथ नहीं है कि वो बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए ही कम से कम दरवाजे खोल दे? क्योंकि 2 करोड़ वहां के रोहिंग्या और मुसलमान आकर के यहां पर रह रहे हैं बांग्लादेश के, तो क्यों नहीं अगर हम वहां के हिंदुओं को यहां पर आकर के स्थान दें और उनको रहने के लिए जगह दें? अगर भाजपा इतना ही हिंदू करती है, तो आखिरकार क्यों नहीं ये सारे के सारे काम किए जा रहे हैं और वहां के लोग लगातार मर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री साहब या फिर यहाँ के जितने भी भाजपा के जो नेता हैं वो उस चीज के ऊपर कुछ नहीं काम कर रहे? देखिए, जो ये जो इनकी पार्टी है ना, आयरन लेडी वाली पार्टी, यहाँ पे जब महाराष्ट्र में अटैक हुआ ना, 166 नागरिक मारे गए, उसमें कुछ फॉरेनर्स भी थे। जब होटल ताज पे कसाब जिंदा पकड़ लिया गया था 26/11 जो हुआ था, तो ये आयरन लेडी वाली पार्टी ने क्या किया कि मतलब ये तो बात मैं आपको ऑथेंटिक डॉक्यूमेंटेड एविडेंस के साथ बता रहा हूँ, मैं उसको कोट करके बता रहा हूँ कि उस समय के जो आर्मी के एयरफोर्स के जो अधिकारी थे, उन्होंने इनको कहा था कि हम रेडी हैं अटैक करने के लिए। लेकिन इनके जो उस समय के प्रधानमंत्री ने ये कहा कि भाई देखो, हम अटैक नहीं कर सकते क्योंकि इससे जो है ना भाजपा को लाभ होगा। हम अटैक नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ भाजपा को लाभ हो जाएगा, हमारे से मुसलमान नाराज हो जाएंगे। ये आयरन लेडी वाली पार्टी के शब्द हैं। और ये आयरन लेडी वाली पार्टी है ना, जो इनके प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि इस देश पे और इस देश के साधन संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का है, मुस्लिमों का है। ये संसद में खड़ा होकर कहा था इस आयरन लेडी वाली पार्टी ने। और ये आयरन लेडी वाली पार्टी है ना, इन्होंने आर्टिकल 356 का 90 से ज़्यादा बार प्रयोग करके इस देश में चुनी हुई सरकारों को गिरा दिया, आयरन लेडी वाली पार्टी ने। और इस आयरन लेडी वाली पार्टी ने इस देश में इमरजेंसी लगाई। और ये जो आयरन लेडी वाली पार्टी है, ये लगातार इस देश में
संविधान दिवस कभी मनाया नहीं, और 2015 से जब प्रधानमंत्री जी ने संविधान दिवस मनाना शुरू किया तो आयरन लेडी वाली पार्टी ने संविधान दिवस का विरोध किया। बाबा साहब अम्बेडकर को हराने वाली 2 बार ये आयरन लेडी वाली पार्टी, और इस पार्टी ने हमने मतलब पंच तीर्थ के रूप में बाबा साहब अम्बेडकर जहाँ पैदा हुए, जहाँ शिक्षा ली, जहाँ पे उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया, हमने उसको पंच तीर्थ के रूप में स्थापित किया। और इन्होंने क्या किया कि उनको अपने कार्यकाल में जीते जी या उनको अपने कार्यकाल में भारत रत्न भी नहीं दिया, और राजीव गांधी और इंदिरा गांधी ने खुद को खुद की सरकार में भारत रत्न दे दिया। और वीपी सिंह की और जो हमारी सरकार बनी थी तो उस ज्वाइंट गवर्नमेंट ने बाबा साहब को भारत रत्न दिया। ये इस आयरन लेडी वाली पार्टी के काम है जो मैं आपको गिनवा रहा हूं। और इनके जो चिर युवा है ना राहुल गांधी, उन्होंने संसद के द्वारा पारित अध्यादेश को मीडिया के सामने सार्वजनिक तौर पे फाड़ दिया आयरन लेडी वाली पार्टी ने। और इस पार्टी ने कहा, इस आयरन लेडी वाली पार्टी के एलओपी ने, लीडर ऑफ अपोजिशन ने कहा हिंदू हिंसक होते हैं, ऐसे उंगली कर करके हिंदू हिंसक होते हैं, संसद में कहा। और ये उन लोगों के साथ रहते हैं, डीएमके ने कहा कि ये हिंदू धर्म है ना, इसकी तुलना डेंगू से करता है उदयनिधि स्टालिन। ये आयरन लेडी वाली पार्टी उनके साथ सहयोगी है। हाँ, इंडिया अलायंस में ये उनके साथ सहयोगी है। ये कहते हैं कि जब वहां पे ये जो मंदिर है ना हमारा, जब वो मंदिर की जब मूर्ति स्थापना हो रही थी ना तो वहाँ नाच गाना चल रहा था। ये राहुल गांधी के शब्द थे। इन्होंने कहा कि जब मैं यूपी गया तो वाराणसी में है ना युवा शराबी होते, युवा तो नाच रहे थे दारू पी के रात को, ये उन्होंने कहा राहुल गांधी ने। और राहुल गांधी ने ये कहा कि हेमा मालिनी और ये दूसरी एक एक्टर जो हमारी हैं उनको, कंगना रनावत, उनको कहे तो नाचने वाली हैं, ये तो नाचने वाली है। और इनकी एक स्पोक्स पर्सन है सुप्रिया श्रीनेत, उन्होंने कंगना रनावत के बारे में इतनी घटिया बात कही कि मंडी में क्या भाव चल रहा है। और इनके इंडिया अलायंस के एक नेता आजम खान ने जया प्रदा के बारे में ये कहा था कि भाई ये जो नीचे कपड़े पहनती है ना वो खाकी रंग के हैं। एक महिला के बारे में ऐसे शब्द यूज करेंगे ये। और इनके एक राजस्थान के एक मंत्री ने, आप देख लीजिएगा, उन्होंने ये कहा था राजस्थान में बलात्कार इसलिए होते हैं कि वो मर्दों का स्टेट है, यानी मर्दों का स्टेट होने का पैमाना बलात्कार है। इनके एक मंत्री ने राजस्थान में कहा, उसमें इनके विधानसभा में उस समय कांग्रेस की सरकार थी, तो मंत्री ने कहा कि राजस्थान में बलात्कार, किसी ने पूछा होगा वहां पे बहुत ज्यादा बलात्कार बढ़ रहे हैं इनकी सरकार में, तो बोला बलात्कार तो होंगे यहाँ, तो ये तो मर्दों का स्टेट है। मर्दों का स्टेट मतलब बलात्कार से होता है क्या मर्दों का स्टेट? तो ये जो आयरन लेडी वाली पार्टी है, सर्जिकल स्ट्राइक इस बात का उदाहरण है कि प्रधानमंत्री की क्या इच्छा शक्ति है। एयर स्ट्राइक इस बात का उदाहरण है, तो सबूत मांग रहे थे। एयर स्ट्राइक इस बात का उदाहरण है कि उनकी क्या इच्छा शक्ति है। ऑपरेशन सिंदूर इस बात का उदाहरण है, उन्होंने कहा था कि जाओ बता देना कि अपने प्रधानमंत्री को, हमारे लेफ्टिनेंट नरवाल थे करनाल से, उनकी वाइफ को बोला था उन्होंने कि अपने प्रधानमंत्री को बता देना जा करके कि मतलब हम तुम्हारे को छोड़ रहे हैं और प्रधानमंत्री को बता देना। तो हमने बिल्कुल जाके मोदी को बोलो, मोदी को बोला और मोदी ने जवाब दिया। फिर उन्होंने धर्म देख के मारा, हमने कर्म देख के मारा। तो बिल्कुल जवाब दिया उन्होंने, बिल्कुल हमने कर्म देख के मारा है जी। और दूसरी बात ये है कि वो जो कहते हैं ना उससे ज्यादा करके दिखाते हैं मोदी जी, उनकी खासियत है। आपको हमेशा एडवांस में कुछ चीज ज्यादा ही मिलेगी, कम नहीं मिलेगी। कर सकते हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं को लेकर के कोई ना कोई एक्शन सरकार जल्दी उठाएगी। बिल्कुल, इस बात में कोई दो राय नहीं है, ये बात तो कहने वाली भी नहीं है, आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल। एक एग्जांपल देता हूं, अगर हम ज्यूज की बात करें बिल्कुल, तो आप देखेंगे कि दुनिया में ज्यूज कहीं भी हो लेकिन उनकी एकता एक कंट्री में जाकर के आपको दिखेगी। बिल्कुल उसी प्रकार से हिंदुओं के लिए भी एकमात्र अगर अब कोई देश रह गया तो वो हिंदुस्तान रह गया और भारत रह गया। बिल्कुल, तो उसको लेकर के भी एक्सपेक्टेशंस जाग रही हैं हिंदुओं में। देखिए मैं थोड़ा सा इस बात को विस्तार दूंगा। हिंदुओं के लिए भारत नहीं, देखो फिजी एक देश है, इंडोनेशिया एक देश है, ऐसे बहुत सारे देश हैं उसमें हिंदुओं के जो देवी देवताओं की मूर्तियां भी मिली हैं। ऐसे बहुत सारे देश हैं जिसमें हिंदुओं का कल्चर भी फॉलो किया जाता है, रामायण होती है, उसकी मतलब रामलीला खेली जाती है, उसमें हमारे हिंदुओं के उनकी पूजा होती है। इंडोनेशिया ऐसा ही देश है। ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनमें हिंदी सिखाई जाती है, बोली जाती है, पढ़ी जाती है। ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनका मतलब हमारे साथ द्विपक्षीय समझौता शिक्षा के संदर्भ में है। ऐसे बहुत सारे देश हैं, कम से कम मेरे हिसाब से ऐसी 48 कंट्रीज हैं जिसमें व्यापक स्थिति में मतलब अच्छी हिंदू अपनी अच्छी मौजूदगी मौजूद करा रहे हैं, बढ़िया स्थिति में हिंदू वहाँ पे हैं और अच्छी मौजूदगी के साथ हैं। आप बड़े बड़े कंपनी के सीईओज देख लीजिए, आप कमला हैरिस को देख लीजिए, आप बहुत सारे लोग हैं जो ऋषि सुनक हैं, वो भी तो हिंदू हैं, ऋषि सुनक भी हिंदू ही हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अच्छी स्थिति में हैं, भारत से हैं,
हिंदू उससे रीजन बिलोंग करते हैं और बड़ा प्राउडली ये कहते हैं। ऋषि सुनक ने बड़ा प्राउडली ये कहा कि मैं हिंदू हूँ और मैं हिंदू रीति रिवाज मैं और मेरी वाइफ फॉलो करते हैं। ऐसे ही कमला हैरिस ने कहा। ऐसे ही मतलब बहुत 48 देश हैं जो ऑफिशियली मेरे को सूचना है कि जिसमें हिंदू अच्छी स्थिति में है और अपनी अच्छी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। ठीक है। क्योंकि सनातन की बात हो रही थी तो सबसे पहले एक राज्य की बात सनातन की होगी तो उसमें उत्तर प्रदेश का नाम मेरे हिसाब से सर्वप्रथम आएगा। तो देखिए अब मैंने भी बोला और बाबा का नाम सोच करके आप भी मुस्कुरा गए। तो मैं जानना चाहता हूं कि जब हम लोग अभी घुसपैठियों को लेकर के ही बातचीत कर रहे हैं, इस वक्त घुसपैठियों को लेकर के उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट बहुत एग्रेसिव और हर जिले में डिटेंशन सेंटर खुलवाना और उसके बाद एसआईआर की प्रक्रिया को बिल्कुल गहन और बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट करना। बिल्कुल। कैसे देखते हैं आप इन सारी चीजों को और योगी आदित्यनाथ जी के इन एक्शंस को? देखिए, मैं पहले एक चीज बताऊं आपको। योगी आदित्यनाथ जी जैसे भी काम कर रहे हैं, उनकी कार्यशैली है, वो जो भी काम करते हैं उससे एक विशेष धर्म खतरे में आ जाता है। वो कहते हैं भाई अगर जो कावड़ यात्रा का रूट है उस कावड़ यात्रा के रूट पे कावड़ियों को पता होना चाहिए तुम किससे सामान ले रहे हो। तो अगर वो नाम हाईलाइट करेंगे तो कहते हैं जी मुस्लिम खतरे में है। अगर वो कहते हैं जी तुम प्लेट लगाओगे तो कहते हैं मुस्लिम खतरे में है। अगर वो कहते हैं जी हलाल इकोनॉमी, भाई हलाल इकोनॉमी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हलाल इकोनॉमी के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी तोड़ने का या पैरेलल समानांतर एक अर्थव्यवस्था खड़ी की जा रही है, तब कहते हैं जी ये खतरे में है। वक्फ अमेंडमेंट करते हैं, वक्फ अमेंडमेंट किया जाता है तो कहते हैं जी ये खतरे में है। वो हिजाब पे अगर कहीं पे कोई सरकार पाबंदी लगाती है, हमारी सरकार एनडीए की, तो कहते हैं जी ये मुस्लिम धर्म खतरे में है। अगर आसाम में स्कूलों में आसाम में उन्होंने एक विधानसभा सत्र के दौरान नमाज ब्रेक होता था, उन्होंने खत्म कर दिया, तो कहते हैं जी मुस्लिम धर्म खतरे में है। तो ये जितने भी अगर ये जिस किस्म से खूंखार किस्म के मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद अपराधी थे तो इनको बैठ के पूजा की जाती, इनकी क्या किया जाता? इन्होंने जितने लोगों को मारा उनके परिवारों से जाके उनको पूछो एक बार। आज हम पश्चिमी यूपी में बैठे हैं भाई, ऐसे हालात थे यहाँ पे, शामली और कैराना को मिनी पाकिस्तान बना दिया था इन्होंने। और ऐसे हालात थे, आदमी तो बात छोड़ो, आप 5 बजे के बाद जानवर नहीं मिलते थे आपको सड़क पे 2014 से पहले। आदमी की तो बात छोड़ो, 2014 से पहले अगर सर्दियों की रात हो, सर्दियों की शाम हो और 5 बजे के बाद आप पश्चिमी यूपी में निकल जाओ 6 बजे के आसपास, सड़कें बिल्कुल सुनसान, आदमी तो छोड़ो जानवर ना मिले पश्चिमी यूपी की सड़कों पे। ये योगी जी के आने के बाद परिवर्तन हुआ है कि आज आप ये चैन की सांस और महसूस कर सकते हैं। रात को घूमो आप परिवार के साथ, हरिद्वार चले जाओ, आप कभी 2014 से पहले ऐसी परिस्थिति महसूस नहीं कर सकते थे। कभी आप सोच नहीं सकते थे कि आप अपनी फैमिली को लेके यहाँ से चलोगे और सीधा हरिद्वार पहुंच जाओगे रात को, कभी ऐसी परिस्थिति थी नहीं। ये सब योगी जी ने आने के बाद किया है और बिल्कुल घुसपैठियों पे अच्छा काम कर रहे हैं वो, कोई ऐसी बात नहीं है। उन्होंने जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं, अयोध्या में जब दिवाली मनाई जाती है, अब की बार 26 लाख दिए जले थे, पिछली बार 23 लाख, हर बार जो अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हैं वो, और हर बार जो है ना अयोध्या की दिवाली को गिनीज वर्ल्ड बुक में जगह मिलती है। तो ये सब योगी जी के आने के बाद परिवर्तन हुआ है। उन्होंने इस पूरे उत्तर प्रदेश में इतना क्रांतिकारी काम किया है कि कोई मतलब कभी 2014 से पहले अपने ख्वाबों ख्यालों में नहीं सोच सकता था कि भाई ऐसा भी होगा। जब से सरकार बनी है 2017, उसके बाद से, और मैं कह रहा हूं 2027 में भी आप देखना, मैं कह रहा हूं पिछली बार का भी जितनी सीटें आई थी उसका भी रिकॉर्ड टूट जाएगा। यहां तो कांग्रेस के पास 2 ही सीटें हैं, मोटरसाइकिल पे आ जाए कांग्रेस, टूट जाएगा। वहां अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 27 में हम इतना परिवर्तन करके दिखा देंगे कि भाजपा की सरकार नहीं बचेगी प्रदेश में। ऐसा कुछ नहीं होने वाला जी, ये सिर्फ ख्याली पुलाव हैं उनके। लोकसभा का चुनाव देख लीजिए, एग्जांपल है हमारा। देखिए, मैं मानता हूं लोकसभा के चुनाव में ठीक है, लेकिन ऐसा है कि वोट प्रतिशत के लिहाज से बराबर है। सीटों में चलो ठीक है, कुछ ऐसा हुआ, ये बात सही है, लेकिन उसमें बहुत हद तक सुधार हो चुका है। और उस चुनाव के बाद हम स्टेट कितने जीते हैं? हम हरियाणा जीते हैं, हम महाराष्ट्र जीते हैं, जलेबी हरियाणा में बनी थी, अब वो जलेबी हर जगह बन रही है। हम बिहार जीते हैं, महाराष्ट्र का इतना बड़ा प्रचंड बहुमत था। आप ये देखिए 20 साल के बाद बिहार में 93% स्ट्राइक रेट रहा। ये किसी भी पार्टी के लिए लगभग असंभव है। 93% का स्ट्राइक रेट। लोग कहते हैं ना नहीं 20-20 साल हो गए, एंटी इनकम्बेंसी होगी। 93% का स्ट्राइक रेट है भाजपा का, 200 प्लस सीटें हैं। ऐसा ही लगभग 90% का स्ट्राइक रेट महाराष्ट्र में रहा। तो इसके यूपी के या लोकसभा के इलेक्शन के बाद तो हम स्टेट कितने जीत चुके हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं कह रहा हूं पिछली बार से भी आप देखिएगा 2027 में, हम अगले पॉडकास्ट में 2000 जो पिछला चुनाव 22 वाला था उससे भी ज्यादा
सीटों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी अब की बार। अच्छा, योगी आदित्यनाथ जी की बात कर रहे थे, आपने बोला कि काम बेहतर हो रहा है डिटेंशन सेंटर्स को लेकर के। योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर जो सबसे अधिक इल्जाम लगते हैं वो ये लगते हैं कि वो बहुत एग्रेसिव नेचर के मुख्यमंत्री हैं, जो कि स्टेट को संभालने के लिए हमेशा एग्रेशन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चाहे वो बुलडोजर की नीति हो, जगह जगह पर बुलडोजर चलवाना, और इसको लेकर के विपक्ष हो या फिर कोई भी हो, वो सारे के सारे खड़े होकर के, पूरा का पूरा विपक्ष अगर आप देखेंगे तो कहते हैं कि बुलडोजर की कार्रवाई क्यों होगी। अगर घर में कोई एक लड़का गलत निकला है तो आप उसका पूरा घर तोड़ दे रहे हैं, आप उसकी पीढ़ियों के बारे में नहीं सोच रहे हैं कि इतने समय से वो लोग वहां पे रह रहे थे, कहां जाएंगे। तो इस बुलडोजर नीति को कैसे देखते हैं? अग्रेशन होना भी एक ऊर्जा है, अग्रेशन एक ऊर्जा है। अग्रेशन और गुस्सा दो अलग अलग चीजें हैं। आदमी अग्रेसिव हो इसका मतलब वो ऊर्जावान है। तो मैं ये नहीं कहता कि अग्रेसिव होना गलत चीज है, मैं नहीं मानता इस चीज को। अगर कोई व्यक्ति अपने देश के विकास के लिए अग्रेसिव है, अगर कोई व्यक्ति अपने क्षेत्र की, अपने प्रदेश की कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर को लेके एक्टिव है या अग्रेसिव है, तो ये बात बहुत अच्छी है। ऐसा तो मुख्यमंत्री को होना ही चाहिए। एक मुख्यमंत्री है, वो अपने स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर को स्थापित करना चाह रहा है, वो अपनी स्टेट में कानून व्यवस्था को बेहतर करना चाह रहा है। यहाँ पे एक बहुत बड़े कवि हुए, उनकी एक पंक्ति है, उन्होंने कहा, आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको। और उन्होंने बहुत सारी उस समय ऐसी ऐसी चीज़ें कही कि किस प्रकार से अगड़े समाज ने, या मतलब उसमें जो है ना दलितों के या छोटे समाज में उनके साथ बच्चियों के साथ बलात्कार किया जाता था। ये कानून व्यवस्था योगी आदित्यनाथ जी ने देखी है। वो 27 साल से सांसद भी हैं। उन्होंने इस कानून व्यवस्था को खराब होते हुए देखा है। यहीं पे जो है ना मायावती जी का गेस्ट हाउस कांड भी लोगों ने देखा है। यहीं पे जो है ना योगी आदित्यनाथ जी के साथ एक समय क्या परिस्थिति बन गई थी, और वो किस तरीके से संसद में इमोशनल हुए थे, अपनी सुरक्षा को लेकर के इमोशनल हुए थे, वो भी चीज यहाँ के लोगों ने देखी है। तो अग्रेसिव होना बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर के लिए अग्रेसिव है योगी जी, और इस मतलब अपने प्रदेश की कानून व्यवस्था के लिए वो अग्रेसिव है। मैं विपक्ष के हिसाब से देखूं तो फिर गरीबों के घर पे बुलडोजर चलाना। देखिए, बुलडोजर की चीज का संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने लिया। पता है आपने, सुप्रीम कोर्ट में वो चीज गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कुछ दिशा निर्देश जारी किए थे कि अगर आप बुलडोजर एक्शन कर रहे हैं तो आपको उसमें प्रायर नोटिस देना ही होगा, और उत्तर प्रदेश सरकार बिल्कुल वैसे ही काम कर रही है। अगर किसी के घर पे अवैध निर्माण है या किसी मतलब उसमें उन्होंने इंक्रोचमेंट किया हुआ है, यानी कब्जा किया हुआ है, इंक्रोचमेंट किया हुआ है, अवैध निर्माण है, कोई भी बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अकॉर्डिंग हो रही है, और वो उसमें प्रायर नोटिस दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि वो नोटिस नहीं दे रहे हैं, नोटिस हर एक बुलडोजर की कार्रवाई से पहले दिया जा रहा है। अगर कोई नोटिस नहीं लेता है तो आपको बताऊं, नोटिस चस्पा किया जाता है, नोटिस चिपकाया जाता है उसकी प्रॉपर्टी पे, और अगर वो उस प्रॉपर्टी को या तो उसको ठीक कर ले, या खुद ही तोड़ ले, या उसको खाली कर दे। 3 चीजें होती हैं। वो तीनों चीजों में से कुछ नहीं करता है तब जाके बुलडोजर आता है। अच्छा, वो एक और चीज करता है, अगर वो पत्थर चलाता है या वो कुछ नारे लगाता है तो भी बुलडोजर पहुंच जाता है। देखिए, उसके बाद क्यों दिखती है? देखिए मेरी बात सुनिए, इस देश में मस्जिदों पे सिक्योरिटी क्यों नहीं है? आप ये बताइए, इस देश में हम बहुसंख्यक हिंदुओं का देश है ना, 80-82% लोग हिंदू है ना, आपको सारे मंदिरों पे पुलिस भेजनी पड़ रही है। एक भी मंदिर ऐसा नहीं है जो बगैर सुरक्षा के हो, और एक भी मस्जिद ऐसी नहीं है जिसपे सुरक्षा हो। यानी जो भी आपका रामनवमी का जुलूस निकल रहा है, हनुमान जयंती का जुलूस निकल रहा है, आपने देखा कि कभी मतलब मुहर्रम पे पत्थर बरसाए गए? कभी नहीं होते। अगर मुहर्रम का ताजिया निकल रहा है, आपने देखा हिंदू इकट्ठे हुए या कोई समाज इकट्ठा हुआ, हरिजन लोहार सुनार कोई भी समाज व्हाटएवर, वो इकट्ठा होके उन पे पत्थर बरसा दिए? कभी नहीं होता। समझ रहे हो आप? जब रामनवमी का जुलूस निकल रहा है, कावड़ यात्रा जा रही है, हनुमान जयंती का जुलूस निकल रहा है, या हिंदुओं से संबंधित कोई वो जा रहा है, तो इकट्ठा ऐसा होता है, हुआ ना, कितनी बार हो चुका है। अब तो खैर नहीं होता कि इकट्ठा होते हैं और उस पर पत्थर बरसा दिए जाते हैं। आप ये देखिए, हमें मंदिरों की सुरक्षा के लिए पुलिस या सीआरपीएफ लगानी पड़ रही है, मस्जिदों के लिए सुरक्षा नहीं चाहिए ना। तो राहुल जी तो कहते हैं कि नफरत भड़काई भी आपने, नफरत की दुकान में वो फूलों का वो गुलदस्ता लेकर के कुछ ऐसे। देखिए, राहुल जी ने
हिंदुओं के सेंटिमेंट्स को बहुत लंबे समय तक, राहुल जी का मतलब उनकी पार्टी ने हिंदुओं के सेंटिमेंट्स को बहुत लंबे समय तक कुचलने का काम किया है। इन्होंने एक समुदाय को इतनी इम्यूनिटी दे दी, वो समुदाय ये सोचता है कि अगर वो खान पान के तरीकों से वो समुदाय अलग है, ठीक है, उसको इम्यूनिटी दे रखी है, खान पान के उसमें इम्यूनिटी दे रखी है, ओढ़ने पहनने की इम्यूनिटी अलग दे रखी है, आर्टिकल 25 से लेके संविधान के आर्टिकल 30 तक उस समुदाय को अलग इम्यूनिटी मिली हुई है। वक्फ बोर्ड के माध्यम से लाखों एकड़ लैंड्स पे उनका कब्जा है, वो अलग इम्यूनिटी मिली हुई है। 2013 में उनके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने जाते समय उन पे बहुत ज्यादा, जो कहते हैं ना, प्रीशियस जो लैंड थी, बहुत महंगी जो जमीन थी, वो भी वक्फ में दे दी थी, वो अलग इम्यूनिटी मिली हुई है। तो इन्होंने विभिन्न माध्यमों से एक समाज को इतनी ज्यादा इम्यूनिटी दी उस समाज का शोषण करने के लिए। ऐसे नहीं दी इन्होंने, वो तो 3 तलाक तो हमने आके खत्म किया है। जो मुस्लिम महिलाओं के जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा थी, वो तो हमने आके खत्म किया। इन्होंने इम्यूनिटी दी थी, लेकिन इनकी इम्यूनिटी ये थी कि एक शाहबानो का केस, एक मुस्लिम महिला जो 60 साल से ऊपर की उम्र थी, सुप्रीम कोर्ट में गई, उसकी लगभग 180 या पौने 200 रुपए की उस समय मेंटेनेंस मनी स्थापित की थी। लेकिन जो इनके मौलवी थे, इनके मौलाना थे, वो इस बात से नाराज हो गए थे कि किस तरीके से एक मुस्लिम महिला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई, अनपढ़ मुस्लिम महिला, और सुप्रीम कोर्ट में वो जीत भी गई। तो राजीव गांधी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संसद में पलट दिया। इतनी इम्यूनिटी दी है इन्होंने एक समुदाय को। और अब वो समुदाय को जब आप इतनी इम्यूनिटी दे दोगे, तो समुदाय तो ये सोचेगा ही ना कि भाई ये सब कुछ तुम्हारा ही है, बरसाओ पत्थर, मारो पत्थर, कश्मीर में पत्थर मारो, नॉर्थ ईस्ट में पत्थर मारो, यूपी में पत्थर मारो, इनकी कावड़ यात्रा चल रही है, इनके जुलूस जा रहे हैं, उन पे पत्थर मारो। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। तो ये है कि मैं आपको बताऊं, कानून व्यवस्था के लिए लिया गया कोई भी निर्णय, ये मुख्यमंत्री की शक्ति के अंदर आता है। मुख्यमंत्री की शक्ति है, मुख्यमंत्री अपने स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए निर्णय लेगा, ये उसका बिल्कुल राइट बनता है, उसका अधिकार क्षेत्र है ये। तो वही योगी जी कर रहे हैं। तो अच्छा, जब ये सारी बुलडोजर वाली बात चल रही है, तो आपकी पार्टी की तरफ से गाने भी बने हैं, आई लव बुलडोजर बाबा, हर रैली में उनके लिए गाना वाना बजता है। तो उस बुलडोजर को इतना पोर्ट्रे क्यों किया जा रहा है? वो तो कानून व्यवस्था के लिए है ना, उस चीज को उन्हीं के नाम पर पोर्ट्रे करके ऐसा दिखाया जा रहा है कि वो मात्र बुलडोजर चलवाते हैं। कानून व्यवस्था एक प्रक्रिया है, और वो प्रक्रिया दिमाग में बनी रहे इसलिए वो गाने हैं। कानून व्यवस्था क्या है? वो एक निरंतर प्रोसेस है। ऐसा थोड़ी है कि आज कानून व्यवस्था है तो कल नहीं होगी। आप कह सकते हैं ये, अगर आज कानून व्यवस्था है तो मैं ये तो नहीं कह सकता ना कि कल सुबह नहीं होगी, वो तो कल सुबह भी होगी। कानून व्यवस्था एक प्रक्रिया का नाम है, कानून व्यवस्था एक प्रोसेस का नाम है। वो कानून व्यवस्था दिमाग में बनी रहे कि भाई ये कानून व्यवस्था है और ये निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया का नाम कानून व्यवस्था है, इसलिए वो गाने हैं। तो गानों की बात हो रही है, आपको मतलब जैसे मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस किया युवाओं के नेता के तौर पर, तो युवाओं के भीतर क्या देखते हैं? और आपके पर्सपेक्टिव से भी ये चीज जानना चाहूंगा कि क्या योगी आदित्यनाथ को अगले प्रधानमंत्री के रूप में आप सभी लोग एक्सेप्ट करेंगे? ये मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं है, मैं ये नहीं कह सकता। नहीं, ये बिल्कुल भी मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं है। इस पार्टी में देखिए एक चीज है, अनुशासन। आपको जितनी बात कहने का अधिकार है, मैं उतनी ही बात किसी भी प्लेटफॉर्म से कहता हूं। मुझे जिस समय जो पार्टी की आला कमान है, जो पार्टी की हाई कमान है, उसके हाथ में पार्टी की हमारी जो केंद्रीय चुनाव समिति है, वो जो निर्णय लेती है, या पार्टी का जो हाई कमान है वो जो फैसला लेता है, वो सराखों पे है। हम तो सिपाही हैं, सिपाही को तो ये बता दीजिए जी ये आदेश है। मोदी जी खुद भी ऐसे ही, उन्होंने खुद भी बताया, भाई मैं तो झोला उठा के चल देता था, मेरे को जो भी पार्टी आदेश करती थी वो अपना बैग उठाते थे। हमारे भी कपड़े ऐसे ही पैक रहते हैं भाई, हम भी अपना बैग उठाते हैं, पार्टी जो भी आदेश करती है, जिधर भी जाने का आदेश करती है उधर मुड़ जाते हैं। ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, लेकिन निसंदेह उनकी लोकप्रियता चरम पे है। ये बात मैं आपको इतना जरूर कह सकता हूं, क्योंकि हम कार्यक्रमों में जाते हैं, जनसभाओं में जाते हैं, तो मतलब पुलिस भी और प्रशासन भी इस बात को कहती है कि जी हमें कुछ जो नेता हैं आपके, उनकी सिक्योरिटी और उनका जो पूरा प्रोटोकॉल है, मतलब उसको वो करने में हाथ पैर फूल जाते हैं प्रशासन के। अच्छा। बोले किसी भी पार्टी के नेता को इतनी सिक्योरिटी या इतना प्रोटोकॉल नहीं देना पड़ता जो भारतीय जनता पार्टी के आपके लोगों पे। क्योंकि देखो, आप नाम लोगे छोटी जनसभा का, भीड़ आ गई 1 लाख। बिहार में आप गए होंगे, छोटी छोटी जनसभा है। मोहिदीन नगर में जहाँ पे हम थे,
जो समस्तीपुर में, जहाँ पे मेरे को पार्टी ने भेजा था, तो समस्तीपुर में मोहिदीन नगर में पहले चरण के प्रचार के अंतिम दिन जब आचार संहिता लगने वाली थी, उसके अंतिम घंटे में योगी जी आए थे। और जब आचार संहिता लगने वाली थी उसके अंतिम घंटे में भी मोहिदीन नगर जैसी जगह थी वो, और लगभग 60 से 70 हजार ठाकुरों के लड़के उसमें सबसे ज्यादा थे, तो 60 से 70 हजार लोग वहां पे इकट्ठे हो गए। तो पूरे प्रशासन का, जो मैं आपको कह रहा था, पूरे प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। वापसी में उनको हेलीपैड तक ले जाना भी बहुत मुश्किल हो गया था, मतलब ऐसे हालात बन गए थे। तो ये उनकी लोकप्रियता का तो इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी तो जो पार्टी जो डिसाइड करती है, और पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व तो आला कमान है जो डिसाइड करता है, जो भी वो कहते हैं पार्टी उसी चीज पे चल पड़ती है। ये सवाल करने के पीछे का कारण भी कुछ ऐसा ही था, क्योंकि जब मैं बिहार के लालगंज सभा को कवर करने गया हुआ था जी, बारिश का समय था और कीचड़ वहां पे पूरे मैदान में था, उसके बावजूद भी, और बारिश हुए जा रही है तब भी महिलाएं वहां पर थी। तो लोकप्रियता तो इसलिए मैंने और कोई नाम नहीं लिया, योगी आदित्यनाथ जी का नाम जी। जब इलेक्शंस की बात हो रही है, बिहार इलेक्शन की बात हो रही है, सबसे अधिक अगर कोई इल्जाम लगता है आप सभी के ऊपर, पूरी पार्टी के ऊपर अगर हम बात करें जी, तो वोट चोरी का लगता है जी। कितना इस चीज से इत्तेफाक रखते हैं, कितना वोट चुराए हैं आप लोग बताइए। एक बारी लोकसभा में हार आप लोग सह नहीं पाए, और यही कारण है कि आप लोग पहले हरियाणा में वोट चुरा लिए, फिर आप गए महाराष्ट्र में वोट चुरा लिए, फिर आप जाकर के बिहार में वोट चुरा लेते हैं, अब हो सकता है पश्चिम बंगाल में वोट चुरा लें। पूरा विपक्ष इस चीज से डरा हुआ है। और हम क्या बोलते हैं, हम कर्नाटक और हिमाचल में वोट नहीं चुरा रहे। ये गजब की बात है। आप देखो ना, मतलब जहाँ पे हम हार रहे हैं, हम हिमाचल हारे हैं, हमने वोट नहीं चुराया, यानी वहां पे सब ठीक है, वहां पे ईवीएम पूरी दुरुस्त है। और जहाँ पे कर्नाटक में हम हारे हैं, वहां भी हमने वोट नहीं चुराया, यानी जहां हम जीत रहे हैं वहां हम वोट चुरा रहे हैं। अब आप ये देखिए कि हम नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से हमने सुनिश्चित किया कि इस देश में महिलाओं का बराबर प्रतिनिधित्व हो, तो महिलाएं लगभग 33% आगे इस देश में आएंगी, सभी सदनों में हिस्सेदार बनेंगी, भागीदार बनेंगी। लाडो लक्ष्मी योजना है हमारे हरियाणा में, महिलाओं से संबंधित लाडो योजना है। ऐसे अलग अलग योजनाएं, लाड़की बहन योजना है, महाराष्ट्र में और योजना है महिलाओं से संबंधित। ऐसे ही वहाँ पे जो है ना महतारी दीदी और उनके माध्यम से जो है ना महिलाओं को बहुत लाभ पहुँचाया गया है। वोट चोरी की कोई बात नहीं है। अगर आप पटना एयरपोर्ट से उतरेंगे तो पटना एयरपोर्ट से उतरने के बाद आपको 14 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर गंगा नदी के ऊपर मिलेगा। जहां पे आदमी तक भी नहीं पहुंच पाता ना, वहां पे भी 31,000 किलोमीटर सड़क बनी है। जहां पे आदमी नहीं है ना, वहां भी बिहार में सड़क है। और वो कहते थे बुरा बाल साफ करो, वो कहते थे गुजरों को साफ करो, क्षत्रियों को साफ करो, सवर्णों को साफ करो, जाटों को साफ करो, और मतलब ठाकुरों को साफ करो, बणियों को साफ करो, अगड़े पिछड़ों को लड़वा दो। वो बुरा बाल साफ करते थे। मैं बता रहा हूं ना कैसे जीतती है पार्टी। पार्टी अपने काम पे जीतती है। ये नामदार है, हम कामदार हैं। पार्टी बिल्कुल भी ऐसे वोट चोरी का मतलब, आप सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, चुनाव आयोग सुबह से लेके शाम तक बैठा रहा कि कोई दल आए और ये ईवीएम को हैक करके दिखा दे। कोई नहीं गया। 2 दिन तक चुनाव आयोग मशीन लेके बैठा रहा है कि आओ तुम दिखा तो दो ये हैक कैसे होती है ईवीएम। नहीं गए कोई भी। काम पार्टी इस लेवल पे करती है कि वो काम बोलता है पार्टी का काम इस लेवल पे बोलता है। बिहार में जिस तरीके के हालात थे, उसका मीसा भारती की शादी में लूट लिया गया था इसको, कारों को, और कारों को लूट करके ना ये जो यही कांग्रेसी थे, इनके बाप दादे थे, इनके बाप दादाओं को ले जाया गया था इन्हीं गाड़ियों में। मीसा भारती की शादी थी 1999 की बात मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा जंगल राज तो लोगों ने देखा नहीं। 2-3 होटल होते थे, एक उसमें मौर्य होटल भी था, तो उसमें मतलब जो है ना होटलों को खाली करा लिया गया, ज्वेलरी शॉप्स को लूट लिया गया। आज तक बच्चे वो चीज़ भूले नहीं है, इसलिए वो होता है। और गायें खाने वालों की और गायें चराने वालों की दोस्ती नहीं होती आपस में, ठीक है। इसलिए पार्टी जीतती है, पार्टी को वोट मिलते हैं वहां पे एक तरफ, इसलिए पार्टी वहां पे जीतती है। तो अब यादवों को गायें चराने वाले हैं, उनकी गायें खाने वालों से दोस्ती नहीं है। अब मुस्लिम यादव फैक्टर उतना काम नहीं करेगा। मैंने तो वहां पे यादवों की, मैंने बड़ी बड़ी जनसभाओं से यादवों से अपील की, मैं कहा आप गायें चराने वाले लोग हो, गायें खाने वालों के साथ कैसे दोस्ती हो रखी है आपकी। बिल्कुल नहीं, मैं वोट बैंक को नकार रहे हैं। मुस्लिम वोट बैंक की मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं यादव समाज की बात कर रहा हूँ। मैं मुस्लिमों की बात ही नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ यादव समाज को मैंने आह्वान किया, हमारे नेताओं ने आह्वान किया। ग्वाला समाज है,
यादव समाज है, उन्होंने शुरू से दुग्ध पदार्थ से रिलेटेड उनका काम रहा है, तो उनका तो वो धीरे धीरे अब इस चीज को बहुत यादवों के लड़के मिले हमें। उन्होंने कहा जी हमारे इनके में तो अकेला यादव यही है, इनका ही बेटा वो बनेगा, और कोई यादव ही नहीं है बिहार में। उन्होंने कहा हमें 5.5-6 मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, हमें लालू यादव, हमें मतलब जो है ना राबड़ी देवी, लालू यादव, हमें तेज प्रताप, तेजस्वी यादव, और हमें मीसा भारती और रोहिणी आचार्य, हमें 6-6.5 मुख्यमंत्रियों की सरकार नहीं चाहिए, हमें 3 इंजनों की सरकार चाहिए। हमें चाहिए जदयू का इंजन, हमें चाहिए हमारे प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का इंजन, और हमें चाहिए बिहार भाजपा का इंजन। हमें 3 इंजनों की सरकार चाहिए, हमें 6 यादवों की सरकार, या मतलब 6 जो है ना 6 मुख्यमंत्रियों की सरकार नहीं चाहिए। और यादव समाज उनके पीछे से हट गया है, यादव समाज उनके पीछे से हटा है, इसलिए हम 200 से ज्यादा सीटों पे जीते हैं, और हमने 93% का स्ट्राइक रेट हमारा रहा है। और समाज को पाड़ने वाली, बांटने वाली बात हमने नहीं की है वहां पे। मैंने वहां पे भी कहा था, आप एक बुजुर्ग ने पूछा इनसे, लालू यादव से 1997 में, कि ये गांव जो है ना इस पे सड़क बनवा दीजिए। बोले सड़क बनवाओगे, पुलिस आएगी सड़क से? अरे लड़की की बारात भी तो सड़क से आएगी, डॉक्टर भी आएगा, स्वास्थ्य भी आएगा, शिक्षा भी आएगा, उस सड़क से विकास भी आएगा, वो सड़क पटना भी जाएगी, तुम्हारे बच्चे पढ़ने भी जाएंगे। बाद में हमने बनवाई वो सारी सड़कें, इसलिए जीतते हैं हम वहां पे। मतलब आपके हिसाब से वोट चोरी नहीं है? बिल्कुल भी नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता वोट चोरी का। अब यहाँ पे अमित शाह जी का ऐतिहासिक भाषण रहा लोकसभा में, उन्होंने इस बात को पूरी तरीके से पॉइंट टू पॉइंट भाग खड़े हुए, उनके विपक्ष भाग खड़ा हुआ उनका। उन्होंने पॉइंट टू पॉइंट इस बात को रखा है कि वोट चोरी नाम की कोई चीज होती नहीं है। वो ऐसा है, 2 युवराज हैं, दोनों जमानत पे बाहर हैं, तेजस्वी यादव जमानत पे बाहर है, राहुल गांधी जमानत पे बाहर है। दोनों युवराजों की नाकामी को छुपाने का नाम वोट चोरी है। ये दो युवराज हैं, दोनों जमानत पे बाहर हैं, इन दोनों की नाकाम हुए हैं, ये लगातार नाकाम हो रहे हैं। छोटे छोटे इलेक्शन ये हारते जा रहे हैं हर जगह पे। हम जीत रहे हैं, हम केरल में जीते हैं, तिरुवनंतपुरम में अभी जीते हैं हम, केरल में लोकल इलेक्शंस में हम जीते हैं, तिरुवनंतपुरम में कमल खिला है। हम हमारा जो वोट प्रतिशत है पंजाब में आपको बता दूं 20% है, और हमने अकाली दल से अलग होकर चुनाव लड़ा, और पहली बार हमने 20%, आप मानेंगे, अकेली भारतीय जनता पार्टी जहां पे हिंदू अल्पसंख्यक है वहां पे भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा में 20% वोट मिले हैं। तो जहां पे हमारी सरकार नहीं है वो हमारा संगठन है और बहुत मजबूत स्थिति में है। और केरल में इस बात का गवाह है, उदाहरण है कि हम कितनी मजबूत स्थिति में और बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। पहले कहते थे काऊ बेल्ट की पार्टी है, नॉर्थ ईस्ट में हर जगह भाजपा है, काऊ बेल्ट की पार्टी है ये। पहले कहते थे अटल जी के टाइम, और बाद तक भी कहते हैं भाई ये तो काऊ बेल्ट की पार्टी है, काऊ बेल्ट। तो काऊ बेल्ट की पार्टी नहीं है भाई। जो आदमी विकास पसंद है, जिसको अपने बच्चों का भविष्य चाहिए, जिसको अपने लोगों के लिए अच्छी सड़कें सुविधाएं चाहिए, जिसको स्वास्थ्य चाहिए, जिसको काम चाहिए, जिसको देश की सुरक्षा चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ निसंदेह आके खड़ा होगा, और हो रहा है। और अमित शाह जी ने पॉइंट दर पॉइंट इस बात का जवाब दिया है, वोट चोरी जैसी कोई चीज नहीं है, वो विपक्षी और इंडी गठबंधन की नाकामियों को छुपाने का हथियार है। लेकिन अगर हम देखें, जब भी कोई भी इलेक्शंस होते हैं तो उसके बाद मीडिया में हो या फिर आम जनता के बीच भी जब आप ग्राउंड पे जाते हैं तो आपको पता चलता है सबसे अधिक चर्चाएं विपक्ष के जो समर्थक हैं वो सारे के सारे वोट चोरी की करते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता पार्टी या फिर आपके जो नेता हैं वो उस चीज को ग्राउंड पे समझाने में कहीं अचूक रह जाते हैं कि वोट चोरी जैसी कोई चीज नहीं हो रही है? क्योंकि लगातार उनकी उस बात को बोलना और वो लगातार ग्राउंड पर उस चीज की एक्सेप्टेंस हो जाना कि जी होती तो होगी, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए मैं आपको हरियाणा का एग्जाम्पल देता हूँ। वोट चोरी की बात उठ करके आई तो ये कहते हैं कि जी हरियाणा में इतने वोट चोरी हुए, उससे हम 7 सीटें हार गए। 22,000 समथिंग वोटों से हम 9 सीटें खुद हारे हैं। मैं अब हरियाणा की बात बता रहा हूँ। यानी अगर हमारे 22,000 वोट केवल ज्यादा पड़ते तो हम सीटें है ना 9 ज्यादा जीतते, हमारी 46 सीटें हैं, हमारी फिर 55 हो जाती 55। 1,90,000 वोटों का मार्जिन रहा दिल्ली में भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच में, 1,90,000 वोटों का मार्जिन था। तो अगर हमें 1,90,000 वोट ज्यादा मिलती तो हम जो है ना और ज्यादा सीटें जीतते, जितनी थी उससे भी ज्यादा, और 32,000 सीटों मतलब जो हमारा पूर्ण बहुमत आ जाता 2024 लोकसभा चुनाव में, अगर हमें 32,000 वोट ज्यादा मिलते लोकसभा में। वोट चोरी जैसी कोई चीज नहीं है। हमने हरियाणा में इस बात को समझाया। देखिए हरियाणा में एक लेगेसी रही है, भजनलाल बहुत बड़ा परिवार रहा भजनलाल जी का। भजनलाल जी के बेटे ने कांग्रेस छोड़ी, राहुल गांधी ने कोई संज्ञान नहीं लिया। उसके बाद कुमारी शैलजा जो बहुत बड़ी दलितों की हरियाणा की नेता रही, उनको घर बिठा दिया।
भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, कोई संज्ञान नहीं लिया राहुल गांधी ने। बंसीलाल जी का कहते थे ना, हरियाणा में 3 लाल है, देवीलाल, बंसीलाल और भजनलाल। तो जब चौधरी बंसीलाल के परिवार ने कांग्रेस छोड़ी, किरण चौधरी ने कांग्रेस छोड़ी, श्रुति चौधरी ने कांग्रेस छोड़ी, तो भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हुई। वो राज्यसभा से सांसद है, उनकी बेटी अब हरियाणा में मिनिस्टर है, कैबिनेट मंत्री है। तब भी उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया राहुल गांधी ने। बहुत बड़े बड़े नेताओं ने लगातार कांग्रेस छोड़ी और वो अपने नशे में थे, उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया। उनके लोगों ने ऐसे ऐसे बयान दिए हैं। उनके जो कैंडिडेट हैं शमशेर गोगी, उन्होंने बयान दिया, भाई मैं अगर बन गया तो पहले मैं अपना भरूंगा, फिर मैं अपने रिश्तेदारों का भरूंगा, फिर जो ये लोग मेरे साथ इलेक्शंस में लगे हुए हैं मैं इनका भरूंगा। तो ऐसे ऐसे बयान उनके लोगों ने दिए। और जो इलेक्शंस के दौरान की ये घटनाएं मैं आपको बता रहा हूं कि एक और बड़े उनके नेता रणदीप सुरजेवाला, महासचिव जनरल सेक्रेटरी, तो मैं हमेशा कहता हूं, आज भी आपके माध्यम से यहां से कह रहा हूं कि भाई ये कांग्रेस जो है ना, ये ऊपर भी कई भागों में बटी हुई है और नीचे भी। यानी जो ऊपर जो है तो राहुल गांधी कांग्रेस अलग, प्रियंका गांधी कांग्रेस अलग, और ये सोनिया गांधी कांग्रेस अलग, और खड़गे की कांग्रेस अलग है, खड़गे जी की। और इनके जो राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल हैं उनकी अलग कांग्रेस है। ऐसे ही भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस, दीपेंद्र हुड्डा कांग्रेस, रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस, शैलजा कांग्रेस, और ऐसे ही यूपी में अलग अलग भागों में बटी हुई, अजय राय से लेकर नीचे तक कांग्रेस बटी हुई। ऐसे ही पंजाब में 5-6 भागों में बटी हुई। ऐसे ही अशोक गहलोत और सचिन पायलट राजस्थान में अलग अलग कांग्रेस लेके घूम रहे। ऐसे छत्तीसगढ़ में बटी हुई है, और कर्नाटक में इनका फैसला नहीं हो पा रहा है मुख्यमंत्री का। सिद्धारमैया की और उनके जो शिव कुमार, डीके शिव कुमार की अलग अलग कांग्रेस लेके घूम रहे हैं भाई वो। तो इनकी तो हर जगह अलग यही दुर्गति है। कितनी जगह पे वोट चोरी के नाम से अपनी नाकामियां छुपाओगे। और ऐसे ही हिमाचल प्रदेश में 5-6 कांग्रेस हैं। हिमाचल को जो उधर सुक्खू जी हैं, जो वहां के मुख्यमंत्री है सुक्खू साहब, वो अपनी कांग्रेस लेके घूम रहे हैं। और जो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और जो प्रतिभा सिंह जी है मंडी से, वो अपनी कांग्रेस लेके घूम रही है। और हर एमएलए, मतलब हिमाचल में तो हालात ये हैं कि नौकरी और सरकारी कर्मचारियों को देने के लायक तनख्वाह भी नहीं बची है। करप्ट कर दिया इन्होंने, बैंक करप्ट कर दिया स्टेट को, दिवालिया है वो स्टेट। तो इन्होंने ऐसे हालात खड़े कर दिए हैं वहां पे। वो अपनी अपनी कांग्रेस ऊपर से नीचे तक कम से कम भी 2000 तरह की कांग्रेस है जो मैं देख पाता हूं, जो मैं देख रहा हूं। मैंने ग्राउंड लेवल बिहार में देखा, मैंने नदारद है। लालू यादव के बच्चों से भी कम संख्या है कांग्रेस की। लालू यादव के 9-10 बच्चे हैं, कांग्रेस के 6 विधायक हैं। नदारद है कांग्रेस। यहां पे एक्टिवा पे आ जाए कांग्रेस, स्कूटर पे 403 विधानसभा सीटों में यूपी में सिर्फ 2 पे ही कांग्रेस बची है। बिल्कुल खत्म है, नदारद है। स्कूटर पे बैठ के आ जाए कांग्रेस। ये हालात है उनके। और आपकी पार्टी के स्ट्रांग होने का कारण क्या है? देखिए, कब से पूछ रहे हैं आप? 2014 से हमारी पार्टी कब से स्ट्रांग है? अब अटल जी का हम वो मना रहे हैं। अटल जी एक ऐसे व्यक्ति थे, उन्होंने बहुत मतलब विदेशों से बहुत ज्यादा उन पे दबाव रहा, फिर भी परमाणु प्रशिक्षण किया उन्होंने सर्व शिक्षा अभियान चलाया। उन्होंने ग्राम उदय के माध्यम से सारी सड़कों को जोड़ने का काम किया, जितनी भी सड़कें थी उनको जोड़ने का काम किया। उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए, उनका योगदान अतुलनीय है बिल्कुल। तो अटल जी के टाइम से ही मजबूती धीरे धीरे। और मैं जहां समस्तीपुर में था, वहां समस्तीपुर रेस्ट हाउस है एक। तो जो समस्तीपुर रेस्ट हाउस है, हमारा होटल उसके पास ही था, मतलब साथ ही था। तो हम जैसे ही निकलते थे तो हम ये कहते थे राष्ट्रीय गलती स्मारक है। कैसे वो राष्ट्रीय गलती स्मारक? लालू यादव ने वहीं से अडवाणी जी को अरेस्ट किया और वहीं से पार्टी ने करवट ले ली। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ के बाद जब भारतीय जनता पार्टी का अगर आप मेरे से पूछे टर्निंग पॉइंट क्या है, वो था टर्निंग पॉइंट जब लालू यादव ने अरेस्ट किया लाल कृष्ण आडवाणी जी को समस्तीपुर रेस्ट हाउस से। वो इस पार्टी का टर्निंग पॉइंट था। जब वो यात्रा पे निकले थे ना, रथ यात्रा थी जो, वो वहां से अरेस्ट किया गया था। मैं और जो हमारे मंत्री जी जो मेरे साथ में, हम दोनों साथ ही थे, कृष्ण बेदी जी। तो मैं कृष्ण बेदी जी को कहता था, मगर देखिए ये राष्ट्रीय गलती स्मारक है। ना लालू यादव आडवाणी जी को यहाँ से अरेस्ट करता, ना लोगों के सेंटिमेंट्स भड़कते और जुड़ते, हर्ट होते। तो उसके बाद से हमारी पार्टी धीरे धीरे उभरती चली गई। पहले 82 सीटें आई, फिर 100 सीटों के आसपास, फिर धीरे धीरे पार्टी बढ़ती चली गई। वो टर्निंग पॉइंट था भारतीय जनता पार्टी का। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना लंबा समय देने के लिए हमें। और कुछ अंतिम वर्ड्स मैं आपके चाहूंगा, जो नए युवा इस वक्त राजनीति में आ रहे हैं उनको लेकर के आप कुछ कहना चाहें, आप अपने फ्रेम पर कैमरे पे कह दीजिए। देखिए, मैं ये जो युवा राजनीति में आ रहे हैं या आ चुके हैं या आगे आना चाहते हैं, तो जो पार्टी राष्ट्र को प्रथम मानती है, जो पार्टी राष्ट्र को प्रथम मानती है, उसकी विचारधारा से और उसके साथ जुड़ने में
आपको अनुभूति, सुखद अनुभूति होगी। आपको ये ऐसा लगेगा, मतलब मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ, आपको कभी महसूस नहीं होगा आप पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। आपको ये महसूस होगा कि आप इस देश के लिए काम कर रहे हैं। आप उन लोगों के साथ काम नहीं कर रहे जो भारत को माता नहीं मानते। आप उन लोगों के साथ काम नहीं कर रहे जो पार्लियामेंट में जय फिलिस्तीन बोलते हैं। आप उन लोगों के साथ काम कर रहे हैं जो भारत माता की जय बोलते हैं चिल्ला के, जो वंदे मातरम बोलते हैं चिल्ला के। आप उन लोगों के साथ काम नहीं कर रहे जो जिनको वंदे मातरम और भारत माता से शर्म आती है। ठीक है, तो आपको हमेशा ये महसूस होगा, जो युवा आना चाहते हैं मैं उनको आमंत्रित करता हूं खुले हाथ से। पूरा मान सम्मान इस पार्टी में काम होगा। इस पार्टी के सारे मुख्यमंत्री आप देख लीजिए, किसी भी स्टेट के, उनकी आयु देख लीजिए। इस देश के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं उनकी आयु देख लीजिए। तो युवा पार्टी से जुड़े। मैं आह्वान करता हूं युवाओं को कि वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े। आपको महसूस होगा कि आप इस देश के लिए काम कर रहे हैं निरंतर। बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा, ये हमारे साथी थे, हमारे साथ के व्यक्ति थे जिन्होंने अपने हिस्से की राय रखी। हरियाणा से भारतीय जनता पार्टी से नेता हैं और कई जगहों पर कई चुनाव में प्रभारी के रूप में भी काम कर चुके हैं। बाकी आपके हिस्से की राय क्या है? क्या आप इनकी बातों से इत्तेफाक रखते हैं या फिर नहीं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इसी प्रकार के बातचीत को देखने के लिए और इन डेप्थ बातचीत को समझने के लिए, इंडियन पॉलिटिक्स को समझने के लिए द न्यूज़पेपर को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।